हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्मन सिंधी कोर्स। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एडजस्टमेंट के ऊपर, जो कि फार्मा का एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग फार्मा के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं एडजस्टमेंट के। फार्मा के अंदर इन द सेंस कि एमआर एंड मैनेजर, यही दो ज़्यादा लोग मतलब सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एडजस्टमेंट इन्हीं लोगों को करना पड़ता है। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको एडजस्टमेंट नहीं पता, पहले मैं उसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बट थोड़ा सा बताता हूँ एडजस्टमेंट क्या होता है। फ्रेंड, जो लोग नए एमआर बनने वाले हैं, जो नए नए एमआर बने हुए हैं, उनके लिए जानकारी होना जरूरी है। तो एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग, ये सब एक ही चीज़ का नाम है। चाहे आप एडजस्टमेंट बोलिए, चाहे ट्रेडिंग बोलिए, चाहे आप एडी बोलिए, या अपनी जेब से पैसा खर्च करना बोलिए, ठीक है, सेल करने के लिए। तो इसको हम बेसिकली एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग या अंडर ट्रेडिंग बहुत सारे नाम से जानते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, कंपनी जिस रेट पे गुड्स अपने होलसेलर को दे रही होती है, जो भी ऑथराइज पार्टनर होते हैं, वहां से गुड्स को उठाना। अगर मैं जैसे मान लो इलाहाबाद के अंदर काम कर रहा हूं, प्रयागराज जिसका नाम अभी हो गया, प्रयागराज के अंदर मान लो मैं किसी एक अच्छी कंपनी के अंदर, रेपुटेड कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, और मेरे ऊपर क्या है, एक सेल्स प्रेशर है। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मैंने 5-7 महीने कर लिया है, या मैंने फर्स्ट क्वार्टर कर लिया है, क्वार्टर तो हो गया, कंप्लीट हो गया, मैंने मेहनत से अचीव कर लिया। अब क्या हो रहा है कि क्वार्टर का जो नेक्स्ट मंथ होता है, उसमें भी 90% क्लॉज होता है सेल करने का, ताकि मेरा इंसेंटिव मुझे मिल सके। तो मेरा क्वार्टर हो गया है, बट वो क्वार्टर का नेक्स्ट मंथ नहीं हो पा रहा है। ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या फिर इसके जैसे बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, जिस केस के अंदर मुझे टारगेट करना कंपलसरी हो जाता है, राइट। तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा मेरा टारगेट नहीं है, क्लोजिंग तक मैंने वेट किया, बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट किया, टारगेट ना होने के केस में मैं क्या करूंगा, अपने बाजू में बनारस में फोन करूंगा, या बिहार पटना फोन करूंगा, या दिल्ली फोन करूंगा, लखनऊ फोन करूंगा, कहीं ना कहीं स्टॉकिस्ट मार्केट से मैं किसी स्टॉकिस्ट को सेट करूंगा, जिसको मैं इलाहाबाद से माल दे दूं, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट में माल दे दूं। अब वो वाला डिस्ट्रिक्ट वाला मुझसे माल क्यों लेगा, वो कंपनी से क्यों नहीं लेगा, वो इसलिए मुझसे ले लेगा कि जिस रेट में कंपनी माल दे रही है, उससे कम रेट पे मैं उसको माल दूंगा। और जो कंपनी जिस रेट पे दे रही है, और जितना रेट मैं कम करूंगा, उतना रेट मुझे अपने पॉकेट से मिला के पैसा अपनी स्टॉकिस्ट को देना पड़ेगा, मतलब उसको देना पड़ेगा उतना, जितना मैं कम करूंगा। इसी को फ्रेंड बोलते हैं एडजस्टमेंट। जितना रेट मैं डाउन करूंगा, उतना ही ज्यादा मेरी जेब से पैसा जाएगा स्टॉकिस्ट के पास में, ठीक है। इसको ही हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब ऐसा कंपनियों में क्या हो कि जैसे मैंने बताया सिचुएशन मेरे साथ में है कि मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, मुझे क्वार्टर का इंसेंटिव लेना था, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में भी ऐसा हुआ, फिर दिसंबर में सेल डाउन थी, फिर मैंने ट्रेडिंग कर दिया, फिर जनवरी में सेल डाउन थी, फिर से मैंने ट्रेडिंग कर दिया। अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट का थोड़ा प्रेशर था, या मैं इंसेंटिव कमाना चाह रहा था। मैं देख रहा था कि मेरा इंसेंटिव जो है 10,000 रुपये आ रहा है, लेकिन ट्रेडिंग में पैसा 5,000 रुपये लग रहा है, या 8,000 रुपये लग रहा है, या फिर 10 लग रहा है, 10 मिल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन मीटिंग के अंदर शाबाशी मिल रही है। तो मैं करता चला गया। अगले साल क्या होगा कि अब जो मैंने अचीव किया है, उसके ऊपर कंपनी कम से कम नहीं तो 30% का मुझको ग्रोथ लगा दी। 30% का ग्रोथ ही क्यों लगाएगी, इसलिए कि 10% तो कंपनी प्राइस हाइक ही कर देती है, और 20% मुझे ग्रोथ लाना ही लाना है कंपनी के अंदर, तभी मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, तभी एक अच्छा ग्रोथ मुझे भी खुद मिल पाएगा अपने सैलरी पैकेज के अंदर। तो वैसे ही टारगेट के ऊपर अभी 30% ग्रोथ लग के आ गया। अब तो सेल तो लगभग मैं 80-90 कर रहा था पिछले साल, जो 20% कम पड़ा था, एडजस्टमेंट कर दिया था। अब इस साल मेरा एडजस्टमेंट एवरी मंथ हो सकता है, अगर मैंने नए कस्टमर्स को डेवलप नहीं किया तो, क्योंकि जितना सेल कम पड़ रहा था, मैंने मेहनत करके एफर्ट्स डाल के सेल करने के बजाय, जुगाड़ कुछ लगाने के बजाय, मैंने अपनी सेल को करने के लिए मैंने अपने एरिया से माल को किसी दूसरे के एरिया में डाल दिया है, राइट। तो ये सिस्टम ऐसा चलता रहता है, और बहुत सारे सिनेरियोज के अंदर मेडिकल रैप को ट्रेडिंग करना पड़ता है, कभी मजबूरी बस, कभी खुद की इच्छा से, राइट फ्रेंड। तो ये हो गया ट्रेडिंग। अब इस ट्रेडिंग से बचने का क्या तरीका है, क्या चीजें हम ट्रेडिंग, जो लोग परेशान हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, बहुत सारे नए मेडिकल रैप्स का मतलब मेरे पास कमेंट आता है कि सर अभी जस्ट मैंने नया लॉन्च किया और उस डिवीजन में ट्रेडिंग है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पहला तो आप ये समझो कि जब आप नया कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो आपके ऊपर ट्रेडिंग का प्रेशर कभी भी नहीं आएगा, आपके ऊपर आएगा सेल्स प्रेशर। और एज ए न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप सेल्स 1-2 महीने 3 महीने नहीं भी परफॉर्म करेंगे, तो कुछ भी खास फर्क आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है।
आपका मैनेजर ही आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेगा या इनडायरेक्टली फोर्स करने की कोशिश करेगा कि आप टारगेट करो या ट्रेडिंग करो। आप नहीं करते हो तो आपकी नौकरी कहीं भी जाने वाली नहीं है, अगर एक रिपोर्टेड कंपनी के अंदर हो तो। अभी रिपोर्टेड कंपनी के अंदर होंगे तभी ये ट्रेडिंग वाला प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि जो ट्रेडिंग का इश्यू है अच्छी कंपनियों में ही है, क्योंकि वहाँ ब्रांड इतने बड़े बन जाते हैं कि ब्रांड हर जगह बिक रहा होता है। जब हर जगह ब्रांड बिक रहा होता है तो मेरे एरिया में बिक नहीं रहा, मैंने उठाया और किसी और के एरिया में डाल दिया, क्योंकि सब जगह बिक रहा है तो चलो कोई बात नहीं, बिक ही जाएगा। छोटी कंपनी में कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती, या स्टार्टअप्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती, या नए ब्रांड के साथ में ट्रेडिंग नहीं होती है। नए ब्रांड के साथ भी कुछ होशियार लोग ऐसे होते हैं, ट्रेडिंग कर जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, जब मीटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन चल रहा होता है ना, तो वो देखते रहते हैं किसके एरिया में अच्छा चल रहा है। तो मान लो पूरे यूपी की मीटिंग एक साथ हुई, मैं बैठा हूँ इलाहाबाद में, मैं देख रहा हूँ यार लखनऊ वाला जो एमआर है काफ़ी अच्छा कर रहा है, बरेली वाला काफ़ी अच्छा कर रहा है, और बरेली के अंदर मेरी स्टॉकिस्ट से टाई अप है, मैं बरेली की स्टॉकिस्ट को नंबर जानता हूँ, तब मैं बरेली की स्टॉकिस्ट को फ़ोन करूँगा, तुम्हारे यहाँ ये माल अच्छा चल रहा है ले लो। और उसने भी मार्केट से पता किया, पता लगा हाँ चलता है भाई, दो चार अच्छे बड़े डॉक्टर लिखते हैं, अब वो मेरे यहाँ से माल उठा लेगा। तो इस तरह से कई बार नए ब्रांड की भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन इनकी संभावनाएं, चांसेस 10% है, 90% नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगर आप ट्रेडिंग से परेशान हैं तो आप कर क्या सकते हैं। सबसे पहले फ्रेशर की बात कर लेते हैं, क्या ट्रेडिंग वाले डिवीजन को मुझे ज्वाइन करना चाहिए? यस, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एक अच्छी कंपनी मिल रही है तो बिल्कुल आपको ट्रेडिंग वाले डिवीजन के अंदर जाना चाहिए। कोई बात नहीं, ट्रेडिंग से आप भाग नहीं सकते, ट्रेडिंग इसका पार्ट है, एमआर जॉब का पार्ट है। ट्रेडिंग को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा, भागना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यही, तो क्या ट्रेडिंग वाले डिवीजन में मुझे जॉब मिल रही है तो मुझे जाना चाहिए? यस, बिल्कुल जाना चाहिए। और वहां पे स्मूथली अच्छे से मेहनत से काम करो, चीजों को सीखो, ट्रेडिंग मत करो, बिल्कुल मत करो ट्रेडिंग, कोई जरूरत नहीं है। 3 4 5 महीने 6 महीने ट्रेडिंग आप जीरो ट्रेडिंग करोगे तो भी आपकी नौकरी अब समझ लो नहीं जाने वाली कहीं। 6 महीने एटलीस्ट तो कहीं नहीं जाने वाली है, और 6 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कितना ट्रेडिंग करना है, कैसे करना है, क्या होना है। मेरे पॉकेट से हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेडिंग में कभी अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये। दूसरा, जो लोग सीनियर हो चुके हैं, ट्रेडिंग से काफी ज्यादा परेशान है, ठीक है, टाइम हो चुका है काम करते हुए, तो अब उस केस में क्या करें? सबसे पहले जिस भी डिवीजन के अंदर आप काम कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग से परेशान है या फिर ट्रेडिंग के अंदर इतना पैसा लग रहा है कि आपकी सैलरी से पैसा जा रहा है, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि आपकी सैलरी वाला पैसा ट्रेडिंग में ना जाने पाए। इतना ही ट्रेडिंग करें जितने से आपकी जॉब चल जाए, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जितना ट्रेडिंग में पैसा जा रहा है वो इंसेंटिव के थ्रू या फिर जो नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर जो इंसेंटिव है उसको ग्रैब करने की कोशिश करिए। अगर आप किसी भी डिवीजन के अंदर मान लीजिए टारगेट नहीं कर रहे हैं लेकिन नए ब्रांड बेच रहे हैं, तो आप ये समझिए आपको कुछ भी नहीं होने वाला, आपकी ना ही नौकरी जाएगी, कुछ नहीं होगी। अगर न्यू प्रोडक्ट के अंदर अच्छा ग्रोथ आ रहा है, सिंपल सी बात है, आपको हमेशा सुनाया जाएगा, डांटा जाएगा, बोला जाएगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सीधी सी चीज पता चल रही है कि भाई वो ट्रेडिंग वाला ब्रांड है, कोई इधर उधर से माल आता है, लेकिन ये मेडिकल रैप काम कर रहा है। मतलब आपका काम बोलना चाहिए। काम कैसे बोलता है? काम फिगर से बोलता है। जब रिव्यू मीट होती है, आपका कॉल एवरेज कितना है, आपका डॉक्टर कवरेज कितना है, आपका इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आपका एलबीएल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आपका डिटेलिंग कैसा है, आपका नॉलेज कैसे है, ये सारी चीजें अप टू डेट है। नए प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, कभी भी आपकी जॉब के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा। देखो, कहने यार परफॉर्म नहीं करोगे, आप मेरे अंडर में भी काम करते रहोगे, मैं डांटूंगा तो ही है भाई, सीधी सी बात है। परफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस खराब होगी, उसके ऊपर परफॉर्मेंस सब लोग सुनेंगे, तो ये चलता रहेगा। ये एमआर लाइफ का पार्ट है, सुनना और सुनाना, ये एमआर लाइफ का पार्ट है, इसको चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। तो आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट से बचने के लिए नए प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से काम करना है। प्लस अपने एरिया के अंदर देखो कि आपके एरिया के अंदर कौन कौन सी पार्टी है जो आपसे माल लेने के बजाय बाहर से माल लेके आ रही है। ठीक है, आप मेडिकल स्टोरों पे सर्वे करेंगे, आरसीपी करेंगे, वहां पता चल जाएगा कि जो माल परचेज कर मतलब आपके डायरेक्ट स्टॉकिस्ट से ना परचेज करके वो किसी और से परचेज कर रहा है, उसके पास जाइए, बातचीत करिए, वो बाहर से माल ला रहा होगा। बाहर से माल लाने में उसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे कॉस्ट आ रहे होंगे, उसको आप सेट कर सकते हो, भाई आप बाहर से क्यों लेके आ रहे हैं, मुझसे ही माल ले लो। ठीक है, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो। तो बाहर माल जाने के बजाय उसको आप माल दे दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, कंपनी से एक्स्ट्रा अप्रूवल ले लो, कुछ इसी स्कीम वाला ना तमाम जुगाड़ देखो फार्मा के अंदर आते हैं। अब बोलोगे सर मेरी कंपनी के अंदर होता नहीं है, देखो जुगाड़ तो हर एक कंपनी के अंदर है, आपको करना नहीं आता ये अलग बात है। मैंने बोला ना, एडजस्टमेंट को आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, एडजस्ट करना नहीं आता, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक स्किल सेट है। जो पुराने लोग हैं कैसे करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, उनको वो स्किल सेट आता है, वो बैलेंस पूरा कर लेते हैं, तो इसको बैलेंस करना आना चाहिए, राइट। तो दूसरे लोग आप सोचो, जब आप ही के डिवीजन में दूसरे हेडक्वार्टर के लोग उसको कर रहे हैं और मैनेज कर ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है जो आप नहीं कर पा रहे हो, राइट।
तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा स्कीम लेके, कुछ इन्वेस्टमेंट करके, कुछ एक्टिविटीज करके, बहुत सारे तरीके होते हैं कंपनी से पैसे निकालने के, वहां से आप पैसे लेके वहां से उन चीज़ों को मैनेज करके अपनी जॉब को चला सकते हैं। फर्स्ट, इसके साथ अपने एडजस्टमेंट को धीरे धीरे रिड्यूस करने की कोशिश करिए, जो कि आपके एफर्ट से हो सकते हैं। मान लीजिए इस तरह इस साल बहुत सुनते हुए आपने पूरा साल गुजारा, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर, आप नए प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम किया, तो नेक्स्ट ईयर जब आपको टारगेट मिलेगा ना, नए प्रोडक्ट का ज्यादा मिलेगा। अब जो ट्रेडिंग वाले ब्रांड था, ऑटोमेटिकली उसका टारगेट कम हो चुका होगा। अब आप बहुत आराम से अपनी जॉब को चला सकते हैं, इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं, टारगेट पूरा कर सकते हैं। अब आता है बहुत सारी कंपनीज के अंदर टारगेट प्रेशर रहता है। देखो टारगेट प्रेशर हमेशा ही रहेगा, सेल्स की जॉब में ना टारगेट प्रेशर रहता ही रहता है, आप इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टारगेट बेस्ड जॉब है हमारी। जब सेल्स की जॉब की बात करते हैं तो टारगेट बेस्ड जॉब होती है। तो ये एडजस्टमेंट का पूरी कहानी है, एडजस्टमेंट को मैनेज किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं, ऐसा 100% जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी के अंदर एडजस्टमेंट का जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत ऊपर है, राइट। शायद उसको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर क्या बोलते हैं, मोटी खाल वाला आदमी, या फिर ऐसा बन जाओगे यार कोई कुछ कह रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, राइट। आप उन चीज को बर्दाश्त कर ले जाने की आपके पास पावर है, या फिर आप ऐसा चीज डेवलप कर लेते हैं और अपने नॉलेज को, आरसीपीए को, कंपटीटर का नॉलेज इतना तकड़ा स्ट्रांग अपने पास रखे हो, मीटिंग अंदर कोई कुछ बोलता है ना, देखो आपको कोई डांटेगा कैसे, आपसे चीजें पूछे जाएंगे, आप उसकी जवाब नहीं दे पाओगे, उसी पर आपकी वाट लगा दी जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सेल के लिए ज्यादा कंपनी कुछ नहीं बोल सकती है। अरे ठीक ठाक सी कंपनी के अंदर तो आपको चीजों के ऊपर बोला जाएगा। जैसे हमारे साथ भी एक, हमारे इलाहाबाद के, मैं संजय में काम करता था, एक लोग थे इलाहाबाद के, कंपनी बहुत प्लान करके, मतलब मैं मैनेजर था तो इसलिए मुझे मालूम है, मैनेजर और जीएम पहले से मिल के आते थे, सर इसकी वाट लगानी है किसी बात। लेकिन जैसे मीटिंग हॉल के अंदर जैसे उस बंदे का रिव्यू होना शुरू होता था ना, उसको कोई कुछ भी बोल ही नहीं पाता था, क्योंकि उसके पास नॉलेज इतना था, जितना अपने ब्रांड का नॉलेज था उतना ही कंपटीटर का नॉलेज था। कंपटीटर ब्रांड का कंपोजिशन क्या है, कितनी एमआरपी है, क्या स्कीम है, क्या कैंपेन है, इतना उसके पास नॉलेज था, कोई उसको कुछ फंसा ही नहीं पाता था। मतलब ठीक है, ऐसा आदमी मैंने अपनी लाइफ में एक ही देखा है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होता है, जिसको अपने प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे कंपटीटर ब्रांड के बारे में इतना डीपर नॉलेज है, उससे किसी भी कंपटीटर के बारे में कुछ भी पूछ लो, सब कुछ बता देगा, क्या चल रहा है, इंटरनल चीजें तक पता रहती थी। मतलब इतनी बढ़िया पैठ थी उसकी मार्केट के अंदर, जहां से वो नॉलेज लेके आता था, तो उसको कंपनी कभी फंसा ही नहीं पाई। बहुत कोशिश किया, बहुत जाल बनाए इसको किसको बोलना है, क्योंकि वो टारगेट नहीं करता था। ठीक है, सब लोग सोचते इसको वार्ड लगाएंगे, टारगेट नहीं करके, क्योंकि डिग्रोथ में लेके चला जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी कुछ नहीं कर पाती थी। रीजन इज दैट उसके पास हर एक चीज का जवाब था। अंडरस्टैंड? तो अगर आप इस टाइप की चीजों को, स्किल को भी डेवलप कर लेते हैं, आपका नॉलेज ठीक है, आपका कंपटीटर नॉलेज, ये सब चीजें भी आपको बहुत हेल्प करती हैं, राइट। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो और कंपनी की मीटिंग में जा रहे हो, सुनाया जा रहा है, अपना नॉलेज अपडेट कर लो, अपना नॉलेज बिल्कुल शार्प करके जाओ, ठीक है। कंपटीटर नॉलेज, एक्टिविटी और अपनी कंपनी कॉलेज, ये सब चीजें मेंटेन कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।